नमस्ते, मैं हरप्रीत कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हलाल बिजनेस पर रोक लगाई है। पिछले कुछ दिनों से जगह जगह छापे भी पड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल बन रहा है कि आखिर ये हलाल बिजनेस है क्या? ये हलाल इकोनॉमी है क्या? हलाल सर्टिफिकेट बांटने का लाभ इन कंपनियों को कैसे होता है? हलाल और हराम की लड़ाई अभी तक केवल मांसाहार को लेकर थी, लेकिन अब मामला मजहबी भी हो गया है। हलाल के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। पूरा मामला जड़ से पत्ते तक समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विशेष मेहमान सरदार रवि रंजन सिंह जी। पेशे से पत्रकार हैं आप और एक लंबा समय अमेरिका में इन्होंने व्यतीत किया है। आपने मजहबी हलाल अर्थव्यवस्था पर गहन अध्ययन किया है। साथ ही भारत पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौते पर भी गहन अध्ययन किया है। फिलहाल एक एनजीओ झटका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं आप। रवि रंजन सिंह जी, हमारे कार्यक्रम मुद्दा जरूरी है कि इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये अवसर मेरे को दिया और अपनी बात रखने का अवसर दिया। जी रवि रंजन जी, ये जो हराम और हलाल ये माजरा क्या है? अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बैन करने का जो ऐलान कर दिया और हर रोज विश्व भर में इस हराम हलाल के फतवे जारी होते हैं। कोई भी किसी भी मस्जिद का मौलाना उठ खड़ा होता है कि ये हराम है, ये हलाल है। हम चाहेंगे इसे कम से कम शब्दों में आप समझाएं। देखिए, कम से कम शब्दों में 1400 साल और एक बड़े लंबा और एक बड़ा गहन जो एक साजिश है, इसको बहुत कम शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। पहले तो मैं ये कहूंगा, पहले ये समझना, हमको हलाल हराम समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा इन शब्दों के अर्थ क्या हैं। जो हम समझते हैं क्या वही अर्थ है या इनका कोई और अर्थ है? हलाल और हराम ये अरबी शब्द हैं और ये इस्लाम के आने से पहले से अरबी भाषा में थे। अरबी भाषा पहले आई, इस्लाम बाद में आया। हलाल का अर्थ होता है परमिसिबल, यानी आज जो हम उर्दू नुमा हिंदी बोलते हैं उसमें बोले तो जायज, लेजिटिमेट। और इस्लाम में बहुत कोई ग्रे एरिया नहीं है, ब्लैक या वाइट। जो हलाल नहीं है वो हराम है और जो हराम नहीं है वो हलाल है। मतलब जो इस्लाम के हिसाब से कुरान के मुताबिक जो जायज है वो हलाल है। समस्या यहां से शुरू होती है जब हम इस्लामिक हलाल को यूनिवर्सल हलाल हम जहां पे हम बात कर रहे थे कि ये एक इस्लामिक से इस्लाम के आने से पहले वाला शब्द है अरबी भाषा का। और जब इस्लाम आया तो उसने अपने तरह से हलाल और हराम को डिफाइन करा। पर जो इस्लाम का हलाल और हराम है, डूज एंड डोंट्स हैं, परमिसेबल नॉट परमिसेबल है, वो मुसलमानों तक तो ठीक है, उन पर तो लागू होता है। और ये दूसरों के ऊपर ना थोपा जाए, सारा झगड़ा ये है। जिसे हम हलाल का मांस कहते हैं, पहले मैं मीट की बात करूंगा फिर बाकी सब प्रोडक्ट्स पे आऊंगा। जिसे हम हलाल का मांस कहते हैं उसका अर्थ यह है कि उसको इस तरीके से जज्ब किया गया, इस तरह से स्लॉटर किया गया, उसकी जगलर वेन को पहले काटा गया, ये यहां से जगलर वेन को, और उसको उस पे कुछ कलमे पड़े गए और उसको जगलर वेन काट के छोड़ दिया गया और वो थोड़ी देर में तड़फ तड़फ के जानवर मरता है। ये हलाल है और इस तरह ना करना हराम है। ये एक मुसलमान की विश्वास हो सकता है, सोच हो सकती है, पर यह जरूरी नहीं कि गैर मुसलमानों पर भी लागू हो। हमारे यहाँ भारत में आदिकाल से मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के लोग रहते थे। और यहाँ पे जो पद्धति थी, जिस पद्धति से हम करते थे, वो झटका पद्धति थी। मतलब सबसे पहले हम स्पाइनल कॉर्ड पे अटैक करते हैं ताकि ब्रेन और बॉडी के बीच का कम्युनिकेशन खत्म हो जाए और पशु को, पक्षी को, जो भी है उसको कम से कम पीड़ा हो। हलाल में इससे उल्टा है, उसमें पीड़ा सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वो धीरे धीरे मरता है, एक झटके में नहीं मरता। अब उनका जो विश्वास है वो अपनी जगह है, हमारा जो आदिकाल से विश्वास चल रहा है वो अपनी जगह है। जिस तरह
इस पद्धति के अलावा किसी भी पद्धति से खाया गया मांस मुसलमान के लिए हराम है। इसी तरह हमारे यहाँ जो पद्धति है वो झटका की पद्धति है आदिकाल से, और सिख पंथ में इसको अनिवार्य करा गया। यदि आप मांसाहार खाते हैं, यदि आप खाते हैं तो केवल और केवल झटका खाएंगे, आप कुट्ठा यानी हलाल मांस नहीं खाएंगे। तो ये इतनी बात करने का अर्थ ये था कि हलाल और हराम ये सबके अपने अपने हैं, अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन दूसरी डेफिनेशन के ऊपर या एक कम्युनिटी की डेफिनेशन दूसरे पे अप्लाई नहीं होती। पिछले कुछ वर्षों से ये हुआ कि हम खुद ये समझने लगे, एक आम जनमानस, कि हलाल का मतलब प्योर होता है, हलाल का मतलब मीट होता है, हलाल का मतलब यानी क्या 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 होता है। एक इंटरव्यू में कोई मुझे बता रहा था, ऐसे कोई जर्नलिस्ट इंटरव्यू ले रहा था, तो वो कहता मैं ये समझता था हलाल शायद किसी ब्रांड का नाम है, जैसे मैकडोनल्ड्स है या बाटा है, तो ये हलाल साहब की दुकानें हैं। मतलब मैं ऐसा समझता था, यानी हमने प्रायवाची मान लिया मांस को और मतलब मीट खाने को और हलाल को। अब जो पिछले कुछ सालों में, मतलब कोई 70-80 साल पहले, उससे पहले जो थी दुनिया बहुत छोटी थी, आपस में इतना कम्युनिकेशन नहीं था, सबको गांव में पता था कौन हलाल बेचता है, कोई हराम बेचता है, क्या सॉरी नॉन हलाल बेचता है। मगर जैसे जैसे दुनिया में लोग बढ़ने लगे, यहाँ से बहुत सारे लोग यूरोप वगैरह जाने लगे, तो वहां से ही हलाल सर्टिफिकेशन शुरू हुई, क्योंकि वहां का मुसलमान ये कहता था हमें पता नहीं लगता कि ये हलाल है या क्या है। और जहां जहां तक इसकी सर्टिफिकेशन की बात थी कि अगर मैं अपने लिए पता करना चाहता हूं ठीक है, और जो हलाल की शर्तें हैं, जैसे पशु का जो मुंह है, जो उसका फेस है वो मक्का की तरफ हो तो वो हलाल है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो हराम है। अब ये मेरे लिए बड़ी ना मानने वाली बात है कि एक तरफ हलाल है और दूसरी तरफ हराम है, ऐसा नहीं है। यदि मुसलमान मानता है तो माने, उसको उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। परंतु इसके आगे जो शर्तें शुरू होती हैं, जो मांस के अलावा हर चीज पे लागू होती हैं, जैसे उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफिर को नहीं देने की, या इसमें जो मीट बनाएगा, जो कलमा करेगा, ऑब्वियसली वो एक नमाजी मुसलमान होगा जो पढ़ेगा, जो उसको जज्ब करेगा, स्लॉटर करेगा, वो भी एक मुसलमान होगा। यहाँ तक भी बात, मगर आगे ये पूरी चेन जो है वो केवल मुसलमान की होगी, और उसमें किसी काफिर को रोजगार नहीं मिलता, जहां तक संभव हो नहीं मिलता। तो अब ये है कि अगर आप, दिस इज एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन, और इसके लिए 2000 जी जी रवि रंजन जी, अगर हम देश की बात करें तो देश में खाने पीने के लिए अगर कोई सर्टिफिकेट देता है तो वो FSSAI है। तो हलाल सर्टिफिकेट ऐसे में क्या मायने रखता है, इसका क्या महत्व है, कैसे हम इसकी जो है उसको कैसे हक दिया जाता है खाने के मामलों में इस दखल का? मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा, हलालोनॉमिक्स और हलाल सर्टिफिकेशन ये तीन अलग चीजें हैं जिनको समझना चाहिए। हलाल तो एक पद्धति है, एक विचार है कि ये हलाल है, ये हराम है, ये परमिसेबल है, ये नहीं है। इसके आगे शुरू हो जाती है हलालोनॉमिक्स, यानी हलाल की इकोनॉमिक्स, जिसमें किसी काफिर को कोई रोजगार नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, सिचुएशन हो जाए तो। अब ये ऐसे ही बन रहा है, इसी पद्धति से बन रहा है। इसको सर्टिफाई करने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन शुरू होती है। हलाल सर्टिफिकेशन जो योगी जी ने हटाई, ये एक वेलकम स्टेप है, मगर ये भी दो धारी तलवार है, क्योंकि जो हलाल की कंडीशंस हैं कि इसमें किसी काफिर को रोजगार नहीं मिलेगा और इसको इस पद्धति से ही बनाया जाएगा, अगर हम उस सर्टिफिकेट को केवल हलाल हटा देते हैं और वो पद्धति जारी रहती है, तो हलालोनॉमिक्स तो सरवाइव करेगा। तो इसमें अगर किसी को रोजगार नहीं देना या इस तरह से बनाना है या इस्लाम के हिसाब से जायज है, तो वो केवल मीट पे नहीं है। और ये हम लोगों को बहुत एक गलत फहमी है कि इन्होंने जबरदस्ती बना दिया। ये इस्लाम के आने से ही हर चीज हलाल और हराम है, यहाँ तक के प्रोडक्ट सर्विसेज। आपको हैरानगी होगी कि डेटिंग साइट्स हैं हलाल की, हलाल डेटिंग साइट्स, हलाल हॉस्पिटल्स हैं, हलाल मेडिसिन हैं, इवन यहाँ तक है कि हलाल प्रोस्टिट्यूशन भी है। चलिए ये कह तो सकते इस हैं कि इस जो एक्शन अभी लिया गया है सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से, उसके बाद जिसको नहीं भी पता वो भी जानने का इच्छुक है, लेकिन भ्रम बहुत सारे हैं
और कम शब्दों में अगर हम रवि रंजन जी कहेंगे तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग ही जो है वो हलाल के माध्यम से इस्लाम को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जब केरल से शफीन द्वारा अखिला अशोकन को लव जिहाद द्वारा हदिया बनाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में उसका केस लड़ने कपिल सिब्बल जी जाते हैं, तो इनकी फीस करोड़ रुपए है, करोड़ों में जाती है। और शफीन फीस देने के लिए ये पैसा कहाँ से लाया, ये सवाल भी एक विचार के योग है। रवि रंजन जी, हम मुद्दे को आगे बढ़ाएं तो म्यांमार की मैं बात करूं तो म्यांमार में विराथू द्वारा कुछ ऐसे हलाल के अर्थशास्त्र की इन्हीं के अंदाज में उन्होंने कमर तोड़ी थी। 696 का स्टिकर जारी किया था जो नॉन मुस्लिम दुकानदारों, वाहन चालक, रिक्शा, रेहड़ी पटरी वालों को दिया गया और लोगों से यह अपील की गई थी कि 696 का नंबर देखकर ही सामान खरीदे। यानी इन्हीं के गणित, इन्हीं के अर्थशास्त्र से इनको कमजोर किया गया था। तो मैं ये जानना चाहूंगी रवि रंजन जी, क्या वो फॉर्मूला भारत में नहीं चल सकता? देखिए, भारत में हम यहाँ पे मांस को पहले हम ले रहे हैं, पूरे हलाल को इस समय नहीं ले रहे। इसमें हमारी जो संस्था है झटका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, हम झटके का सर्टिफिकेट देते हैं, क्योंकि एक तरफ हलाल का सर्टिफिकेट है और अगर दूसरा काउंटर को सर्टिफिकेट नहीं है तो एक ग्रे एरिया खड़ा हो जाता है कि ये है क्या। तो इसके लिए जिससे आप जिस तरह की आप बात कर रही हैं, इसी तरह की पैरेलल सर्टिफिकेशन हमारी है। क्योंकि हलाल सर्टिफाइड है प्रोडक्ट्स, तो हमको ये क्लेरिफाई करना पड़ता है कि ये हलाल नहीं है, इसके लिए हम झटका देते हैं और झटका सर्टिफिकेट देते हैं, और दूसरे प्रोडक्ट्स में भी हम ये चीजें लागू कर रहे हैं। इसका पैरेलल भारत का मॉडल और है, वहां का और है। ये बड़ी अच्छी बात है कि वहां पे उन्होंने एक बाइकआउट करा है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट, आप इस चीज को समझिए, दिस इज एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेटरी, कि अगर उसमें गैर मुस्लिम को रोजगार नहीं मिलता, उस चेन में गैर मुसलमान नहीं आता है, या ये को जहां तक संभव हो उसको नहीं लिया जाता, तो माल उसका जो बायर है, उसका जो बेनिफिशियरी है, वो केवल अगर मुसलमान होगा और वो बेचा सबको जाएगा, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है। और ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, अलग अलग स्टेटिस्टिक्स है, ये 7 to 9 ट्रिलियन यूएसडी की मार्केट है वर्ल्ड वाइड। और एक स्टेटिस्टिक्स और है जो इसके साथ जोड़ना चाहते हैं कि मुस्लिम्स की वर्ल्ड वाइड बाइंग कैपेसिटी जो है वो 12 से 15% है। तो इसका मतलब ये 7 ट्रिलियन यूएसडी में से सारा पैसा उस 12-15% को छोड़ के, या 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ ऊपर नीचे और भी हो सकता है, ये सारा। जी बिल्कुल, ये सारा जो है मामला जो है इस वक्त सुलझाया कैसे जाएगा, किस दिशा की ओर जा रहा है, जानना होगा। इस दरमियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलाल का कारोबार बंद करने के पीछे जो लॉजिक दिए जा रहे हैं उन्हें भी समझना बेहद जरूरी है। लॉजिक ये दे रहे हैं कि देश में ऐसे सर्टिफिकेट देने के लिए FSSAI है, तो किसी और को हलाल सर्टिफिकेट देने का कोई हक नहीं है। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि खाने पीने की चीजों को हलाल और हराम में बांटना एक तरह से मजहबी बंटवारा करने जैसा है। कुछ संदेह भी बाजार में गर्म है, जैसे कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर कहीं बाजार पर कब्जे की मजहबी साजिश तो नहीं है, या फिर ये कहें कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर ये कमाया जा रहा है कि जो पैसा कमाया जा रहा है वो किसी देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। जी, मैं अगर अपनी बात आगे रखूं तो ये खाली प्रोडक्ट्स नहीं है, हलाल कॉलोनीज आ रही हैं, हलाल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं, हलाल ऑफिसेज आ रहे हैं। अब आप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या समझेंगे, कौन सा हलाल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है? उसमें कोई जानवर तो जज्ब हो नहीं रहा, कोई उसमें छुरी तो चल नहीं रही। बिल्डिंग हलाल का मतलब यह है कि उसकी जो फेसिंग है वो सर्टेन डायरेक्शन में होगी, मक्का की तरफ होगी, और उसके जो टॉयलेट्स हैं वो इस तरह से बनेंगे और ये इस तरह से बनेगा। यानी वो एक इस तरह का है कि वो एक मजहब को सूट करता है और उसमें किसी गैर मुसलमान को जगह नहीं दी जाती, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है। पॉइंट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का है। अगर ऐसी कोई व्यवस्था है कि जिसमें आप बेचेंगे सबको, रोजगार केवल एक ही मजहब को देंगे, तो वो डिस्क्रिमिनेटरी है, गैर कानूनी है, भारत के संविधान के खिलाफ है और अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस है। इसलिए ये कदम उठाया गया है कि ये केवल ये सर्टिफिकेशन ये सर्टिफाई करता कि ये इस्लामिक तरीके से बनाया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मगर फिर वो बेचा भी मुसलमान को ही जाएगा और वो दूसरे को बेच भी नहीं सकते।
ये एक इकोनॉमिक ब्लैक होल क्रिएट किया जाता है, जिससे सबका पैसा इस्लाम की तरफ आए मगर इस्लाम से कोई पैसा बाहर बाहर वापस ना जाए। दीज आर इकोनॉमिक ब्लैक होल्स। तो ये जो सर्टिफिकेशन हो रही थी वो इकोनॉमिक ब्लैक होल्स को बढ़ावा दे रही थी। और ये जैसे मैंने कहा कि 9 ट्रिलियन यूएसडी की इकोनॉमी, दिस इज वन वे ट्रैफिक जिससे इकोनॉमी ड्रेन आउट हो रही थी पूरे समाज से। अब उसके बाद वो कहाँ यूज कर रहे हैं पैसा, वो जब पैसा उनके पास आ गया तो उनकी मर्जी है वो कहाँ भी यूज करें। और इस तरह के एक नहीं 50 उदाहरण हैं। भारत ही नहीं, ये एफबीआई की रिपोर्ट्स हैं, कई फॉरेन एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं कि ये पैसा जो है वो टेरर फंडिंग में जा रहा है। ये तो हम अपना पैसा वन वे ट्रैफिक में दें, एक गैर मुसलमान वन वे ट्रैफिक में दे, यानी उसको खरीद तो लेगा मगर उसमें उसके बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा, और उसके बदले में जो उसका प्रॉफिट होगा वो जो है वो हमारे को ही अगर मारने पे लग रहा है, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है, ये अनएथिकल है। और ये जो स्टेप इन्होंने लिया, हालांकि ये दो धारी तलवार है, इसका नुकसान ये भी होने वाला है कि हलालिज्म तो चालू रहेगा, हलालोनॉमिक्स तो चालू रहेगी मगर सर्टिफिकेट गायब होगा। चलिए, जिम्मेवारी जो कहेंगे वो बिल्कुल सबकी बनती है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जानना कि आखिर ये हलाल बिज़नेस है क्या? ये हलाल इकोनॉमी है क्या? क्यों ये कदम उठाए गए हैं? बेशक जो समाज के 2 तबके होंगे, जो एक इस वक़्त ये यूपी सरकार के खिलाफ होंगे और एक समर्थन में होंगे। हमारे जो गेस्ट थे रवि रंजन जी, उन्होंने भी यही कहा कि ये 2 धारी तलवार भी हो सकती है। ये जिस तरीके से ये अभी इस वक़्त फैसला लिया जा रहा है, ये सही लग रहा है, लेकिन कई हद तक ये समाज के लिए घातक भी हो सकता है। तो दोनों तरफ से सोचने की ज़रूरत है। साथ में मुद्दा ये भी ज़रूरी है कि हलाल बिज़नेस है क्या? हलाल इकोनॉमी है क्या? और इसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है? ये जानना भी बेहद ही ज़रूरी है कि इस्लाम को किस तरह से बढ़ावा मिल रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको इस मुद्दे को समझने में मदद मिली होगी। हम सरदार रवि रंजन जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से सरल शब्दों में हलाल हराम के इस मजहबी अंक गणित को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, और सबका ये भी आभार आपका कि आपने अपना बेहद ही कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया है। तो इसके लिए भी हम अपने दर्शकों की ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं, और दर्शकों से भी एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि वो भी सरदार रवि रंजन जी के द्वारा समझाए गए इस मजहबी गणित के खेल को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस हलाल जिहाद को लोग ज्यादा से ज्यादा समझ सके।